गर्मी में गरीब बहू का झोपड़ी और अमीर बहू का 4 मंजिला ससुराल। सुशीला अपने दोनों बेटे निखिल और मोहित की शादी एक ही मंडप में कर देती है। कुछ देर बाद 4 मंजिल घर में जब सुशीला अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश कर देती है, तब अमीर बहू साक्षी, माफ कीजिएगा माँ जी, आगे की रस्म मैं इस गरीब बहू के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हो गॉड, मुझे जेठानी बेठानी मत बोलो, तुम मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं हो। माँ जी, ये गरीब घर से आई है, अगर आपको शादी करनी थी तो किसी अच्छी बहू को ले आती। और देवर जी, आपको भी ये लोअर क्लास वाली मिली। भाभी, आप ऐसे मेरे प्यार का अपमान नहीं कर सकती। और प्यार कोई हाई मिडिल लोअर क्लास देखकर नहीं किया जाता, प्यार बस हो जाता है। ओह प्लीज, ठीक है माँ जी, आप देख लीजिए, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते और मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से इस घर में कौन रह सकता है, ये गरीब बहू या मैं? क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे सांस लेना मेरे बस की बात नहीं है। चिंता मत कर बहू, तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आज मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। सामने की झोपड़ी में निखिल, तू उस पूजा के साथ रहेगा, और इस 4 मंजिला के मकान में मेरा बड़ा बेटा और बहू। सुशीला, तुम्हारा दिमाग खराब है। उन बच्चों को भी अपनी गृहस्थी शुरू करने का पूरा हक है, और ये उनका भी घर है। माँ, पिताजी ठीक बोल रहे हैं, आप ऐसे बंटवारा क्यों कर रही हैं? भाभी तो अभी आई हैं और वो बहुत अच्छी हैं। इसके अच्छे होने से क्या होता है? मेरे बेटे ने मेरी बात थोड़ी ना मानी है। अरे समाज के डर से हमने शादी करवा दी, लेकिन इसको देखो, मुंह उठा कर आ गई है, वो भी बिना दहेज के। सही तो बोला है साक्षी बहू ने, और कौन सा मैंने दोनों को सड़क पर फेंक दिया? दे तो रही हूँ झोपड़ी। इसने प्यार करने की गलती की है तो सजा भी भुगते। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो वही होगा। तभी निखिल और पूजा झोपड़ी वाले घर को खोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, धूल, मिट्टी और गर्मी थी। अरे बाप रे, हम इसके अंदर कैसे रहेंगे? यहाँ बहुत गंदा है और गर्मी भी लगेगी। माफ करना पूजा, हमारी शादी की वजह से बंटवारा कर दिया माँ ने। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी खुश रह सकते हैं। मैं अभी सफाई कर देती हूँ। पूजा गहने उतारकर मुंह पर कपड़ा बांधकर झाड़ू हाथ में लेकर मकड़ी के जाले हटाती है और फिर पूरी सफाई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों रहने के लिए अंदर जाते हैं। अजी, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है और ये पंखा खराब है, शायद हवा भी नहीं दे रहा। मैं इसको खोलकर ठीक कर देता हूँ। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है घर चलाने के लिए, मुझे यहाँ कुछ पैसे तो लगाने ही होंगे। अच्छा, मैं आता हूँ। फिर निखिल पंखा खोलकर ठीक करता है, जिससे पंखा कुछ हवा देने लगता है, और वो कपड़े बदलकर बाहर से कुछ राशन ले आता है। इतने में पूजा भी कपड़े बदल मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती है और पास के किसी खाली मैदान के पेड़ को काट कर लकड़ी घर ले आती है। निखिल थक कर राशन लाता है और वो उसे नींबू पानी बनाकर दे देती है। ये लीजिए नींबू पानी, और बाहर बहुत गर्मी थी ना। अच्छा सुनिए, आप कल की पहली रसोई के लिए सामान तो ले आए हैं ना? हाँ, तुमने जो बोला था वो थोड़ा थोड़ा ही लाया हूँ। कुछ दिन का राशन है, तेल, आटा, मिर्ची, आलू, सब्जी और ये मिट्टी का घड़ा भी। आखिर इतनी गर्मी में हम पानी कैसे पिएंगे, इसलिए मैं ले आया। आपने बिल्कुल ठीक किया, यहाँ नहीं तो यही सही। पति पत्नी जैसे तैसे गुजारा करके रात को खाकर सो जाते हैं। वहीं 4 मंजिल वाली बहू तीसरी मंजिल पर आराम से एसी के कमरे में सोती है। अगले दिन पूजा चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। एक तो पहले से ही झोपड़ी में बहुत गर्मी होती है और चूल्हा जलने के बाद गर्मी और बढ़ जाती है, साथ ही उसकी आंखें जलती हैं। तब नंद कुमुद आ जाती है। भाभी, आप इतनी गर्मी में इस झोपड़ी में कैसे रह रही हो? मैं माँ से बात करती हूँ, देखो तो आपको कितना पसीना आ रहा है। अरे कुमुद, तुम बाहर इतनी गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना। पर तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर ठीक है, माँ जी के फैसले को टाल नहीं सकते। अच्छा, आज मेरी पहली रसोई है, मैंने सारा खाना बना दिया है, ये लेकर चलो। सिर्फ अलग ही तो रह रहे, रिश्ता थोड़ी टूटा है। जी भाभी। सुबह 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहली रसोई के खाने का इंतजार कर रहे थे। इतने में पूजा और कुमुद खाना लाकर वहां रख देते हैं। माँ जी, मुझे यकीन है कि आपको इन रस्मों से तो कोई नाराजगी नहीं है ना? आप खाना खा लीजिए। मैंने बैगन का भरता, रायता, मीठे में खीर और आलू पूरी बनाई है। लाई है तो ले जा यहाँ से। हम में से तुझे किसी ने बोला कि तू यहाँ पर खाना लाकर रख दे? मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना। सुशीला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? बहू ने इतने प्यार से पहली रसोई का खाना बनाया है, उसे घर से तो निकाल दिया, अब ये अधिकार तो मत छीनो। और वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहू ने आकर खाना तो बनाया नहीं है। हाँ माँ, भाभी तो अभी तक कमरे में ही घोड़े बेच कर सो रही है, उन्हें तो याद नहीं है कि पहली रसोई की रस्म करनी है। अब भूखे तो रह नहीं सकते। भाभी, आप मुझे दे दो। तब वनराज के कहने पर सुशीला भी झोपड़ी वाली ही बहू के हाथ का खाना खा लेती है। फिर वनराज अपने छोटे बेटे को देखता है तो उसे भी बुलाता है। सब साथ में खाना खाते हैं और काम पर चले जाते हैं। फिर 11 बजे उबासी लेकर साक्षी आती है।
ओ गॉड, लगता है मैं ज्यादा ही सो गई। सॉरी माँ जी। फिर माई ब्रेकफास्ट? बेटी भी नहीं थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दीजिए। भाभी यहाँ कोई खाना नहीं है। आज आपकी पहली रसोई की रस्म थी जो आपने करी नहीं। छोटी भाभी ने पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिला दिया है, इंक्लूडेड मी। ओह, मुझे पहली रसोई की रस्म करनी थी, अभी कर देती हूँ। साक्षी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके फ्रेश होने के बाद रसोई से दोबारा गर्म करके सबको परोस देती है। ये लीजिए, कर दी मैंने भी पहली रसोई की रस्म। ठीक है ना माँ जी? बहू, ऐसे होता नहीं है, लेकिन तूने कर दिया है तो यही सही। मेरा पेट भरा है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं राकेश के पास जा रहा हूँ। वनराज वहां से दोस्त के पास चला जाता है। बाकी के लोग दोबारा थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद सुशीला, बहू, मैंने अचार बनाकर छत पर सुखाया था, तो छत पर जाकर अचार हिला दे ताकि धूप में थोड़ा और पक जाए। क्या इतनी गर्मी में मैं चौथी मंजिल पर जाऊं? माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तब चौथी मंजिल पर साक्षी जाकर अचार को और मिक्स करके वापस अपने थर्ड फ्लोर पर जाती है कि सुशीला फिर आवाज देकर उसे बुलाती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको? एक तो वैसे ही मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पर है। अरे बहू, तेरे पापा जी के कपड़े हैं और मेरी साड़ी से प्रेस कर दे। माँ जी, फालतू काम करने के लिए आपने मुझे बुलाया है? अपनी बेटी को भी तो कह सकती थी, और उस झोपड़ी वाली से भी। मैं अमीर घर से यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। ये कहकर साक्षी चली जाती है। 2 दिन तो वो सास के कहने पर खाना बना देती है, लेकिन तीसरे दिन चौथी मंजिल में ऊपर नीचे करके कहती है, बस माँ जी, बहुत हो गया। ये ऊपर नीचे मुझसे नहीं होता, और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रही हूँ, तो ये खाना बनाने का झंझट भी मुझसे नहीं होगा। इसे आप करके रख लेना, और याद रहे मुझे शाम को खाना ना बनाना पड़े, और खाने में कढ़ी चावल बना देना आप। सुशीला कुछ कहती इससे पहले साक्षी वहां से चली जाती है। वक्त ऐसे ही गुजरता है। एक तरफ गरीब झोपड़ी में गरीब बहू गर्मी से परेशान होती है, जिससे उसके चेहरे पर दाने और घमौरी निकल जाती हैं। ये सब सुशीला देखकर भी अनदेखा करती है। फिर भी झोपड़ी वाली बहू अपनी सास को कभी आम पन्ना, आम रस पिलाती है, या अमीर बहू के खाना न बनने पर उसे पूछ लेती है। वहीं साक्षी सास पर रौब झाड़ती, उसे चारों फ्लोर का झाड़ू पोछा करवाती है। एक दिन, बहू, मैंने तेरे पापा जी और घर के बाकी लोगों को नहीं बताया, तू मुझसे घर का काम करवाती है। कम से कम 4 मंजिल तक तो काम मत करवा, मेरे घुटने में दर्द है। रहने दो, सब आपके ड्रामे हैं, और दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं बाहर पार्टी में जा रही हूँ, ये साफ सफाई हो जानी चाहिए। साक्षी जाती है कि उसके सामने ही सुशीला पोछा लगाते हुए वहां से फिसल जाती है। तब भी साक्षी उसे उठाती नहीं है। तभी गरीब बहू खाने की थाली लाती है कि सास को खून में लिपटा देख परेशान हो जाती है। माँ जी, आपके सर से बहुत खून बह रहा है। मैंने अभी जेठानी जी को जाते हुए देखा, उन्होंने देखा भी नहीं आपको। मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुशीला वहीं बेहोश हो जाती है, और ऑटो करके पूजा फटाफट उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां कुछ देर के इलाज के बाद डॉक्टर बड़ी मुश्किल से सुशीला को बचा पाते हैं। घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। तब होश में सुशीला धीरे धीरे कहती है, पूजा बहू, मैंने तो साक्षी की बातों में आकर वैसे ही तुझसे नाराजगी पैदा कर ली, लेकिन इसके बाद भी तूने अपना धर्म करना नहीं छोड़ा। तूने मुझे खिलाया पिलाया, मेरी परवाह की और मुझे अस्पताल तक लाई, वरना डॉक्टर ने तो कहा था मैं बचूंगी भी नहीं। और एक वो जिसे मैंने सब कुछ दिया, घर में आते ही उसके कहने पर बंटवारा कर दिया, वो मुझे ऐसे ही मरा हुआ छोड़ कर गई। ऊपर से इसने मुझसे घर के सारे काम करवाए, 4 मंजिल पर नौकरानी की तरह काम करवाया। मुझे माफ कर दे बहू और घर आ जा। माँ जी, अभी आप ठीक नहीं हैं, ये सब बातें हम घर जाकर भी कर सकते हैं, और जो भी हुआ भूल जाइए। मैंने तो बस आपका कहना माना। मुझे शर्म आती है साक्षी बहू, तुमने ऐसा किया। अब तेरा तो मुंह खुलेगा नहीं मोहित। आप रहने दीजिए। अब से साक्षी और मोहित सिर्फ 1 मंजिल पर रहेंगे, और आज के बाद पूरा घर मैं पूजा और निखिल के नाम कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे बड़ी बहू से कोई रिश्ता नहीं रखना, इस घर में रहने के बाद भी नहीं। इस तरह सुशीला अपनी झोपड़ी वाली बहू को 4 मंजिल के मकान में ले आती है और उसे खूब प्यार करती है, जबकि अमीर बहू से सारे नाते तोड़ देती है। आज तो बहुत मजा आएगा, मैं अपनी सारी दोस्तों से मिलूंगी। अरे सौदामिनी, कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, आज मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी का प्लान है। आप बताएं क्या हुआ? हम चारों भी तो बाजार ही जा रहे थे, थोड़ा सा घर का सामान भी खरीदना था, और आज के खाने की भी थोड़ी सब्जियां चाहिए थी। अगर तुम घर में थोड़ी देर रुक जाती तो एक आध काम घटा देती। हम तो तुम्हारे भरोसे ही जा रहे थे। तो ठीक है, आप चारों चली जाओ। क्या काम है मुझे बता दो, इतने आप आओगी मैं उसे निपटा लूंगी, बाकी फिर आने के बाद आप देख लेना। क्यों, तू क्यों घर में रुकेगी सौदामिनी?
अरे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू अमीर बहू है, मेरे लाडले बेटे की पत्नी, और इन चारों से ज्यादा खास है। तुझे जहाँ जाना है तू जा, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज मत कर। इन्हें कामों को कैसे करना ये चारों खुद देख लेंगी। नहीं माँ जी, हम अपने मायके में चाहे जो भी थे, लेकिन यहाँ हम आपकी बहुएं हैं और चारों बराबर हैं, तो आप इस तरह मुझे ही खास मत बनाया करो। थोड़ी ही तो देर की बात है, मैं रुक जाऊंगी, जब भाभियाँ आ जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझे जहाँ जाना है तू जा, इनकी चिंता मत कर। सुचित्रा की बात को सुनकर सौदामिनी चुप लगा गई, लेकिन उसने फिर उसकी गैर मौजूदगी में अपनी भाभियों को शॉपिंग पर भेज दिया और खुद घर में रुककर कामों को करने लगी। चलो अच्छा है, ये सारे बर्तन भी धुल गए, अब जल्दी से कमरे में चली जाती हूँ, इससे पहले कि माँ जी को पता चले कि मैं घर में ही हूँ, भाभियाँ नहीं। सौदामिनी ने अपनी भाभियों को भेजकर बड़ी ही समझदारी से सारे काम किए, लेकिन उसकी इतनी मेहनत भी रंग न ला सकी। कुछ ही देर बाद चारों गरीब बहुएं बाहर से आ गई, जिन्हें आते हुए सुमित्रा ने देख लिया। और ये क्या, तुम चारों बाहर थी, इसका मतलब सारे काम सौदामिनी निपटा रही थी। इस सौदामिनी को भी वैसे अकल नहीं आएगी। और तुम चारों, तुम सौदामिनी के बराबर नहीं हो जो उससे अपनी तुलना रखती हो। वो तो उसका ही दिमाग न जाने कैसा है जो वो तुम्हें वैल्यू देती है। सुमित्रा की बात पर चारों बहुओं का मुंह उतर गया। ऐसे जब सौदामिनी उसकी आवाज सुनकर बाहर आई तो उसने उसे भी खूब सुनाया। सुमित्रा ऐसी ही थी, वो एक अमीर औरत थी जिसकी 5 बहुएं थी। 4 बड़ी बहुएं सुचित्रा की अपनी पसंद की थी, जिन्हें वो गरीब परिवारों से लाई थी। वहीं सबसे छोटे बेटे ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बेहद ही अमीर परिवार से थी। और इस एक बहू के आ जाने से सुमित्रा के मन में अपनी गरीब बहुओं के लिए भेदभाव आ गया था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सुचित्रा अपनी गरीब बहुओं से ऐसे ही भेदभाव रखती थी और आज के दिन वो अपनी बेटी के साथ बाजार से आई। 5 बहुएं साथ ही बैठी हुई थी और ऐसे में वो सीधा सौदामिनी के पास गई। बहू, आज का बाजार जाना तो सफल हो गया। मुनाफिक दामों पर आज अच्छी चीजें मिल गई। देख, मैं तेरे लिए भी एक साड़ी और ये सेट लेकर आई हूँ। हाँ भाभी, ये साड़ी ना मेरी पसंद की है। माँ तो इसे लेने से मना कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसे लेने को बोला तो फिर माँ मान गई। शुक्रिया, लेकिन माँ जी आप क्या बस मेरे लिए ही सामान लाई हो? मेरा मतलब चारों भाभियों का। फिर से वही बात बहू। अरे सौदामिनी, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तू इनसे अपनी तुलना मत किया कर। तू अलग है और ये अलग है। इनकी वो हैसियत नहीं है कि मैं इनको सामान ला कर दूं। ये ले, तू इस सब की हकदार है। सुचित्रा की बात सुनकर चारों गरीब बहुओं का मुंह उतर गया। सौदामिनी भी कुछ नहीं बोल पाई और उसने सुचित्रा से सामान ले लिया। लेकिन माँ जी को तो कैसे भी करके कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। माँ जी की जो सोच है वो कैसे बदलनी है, इसके लिए शायद मुझे उंगली टेढ़ी का तरीका अपनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगले दिन सौदामिनी देखो ना, नीरजा भाभी की तबीयत सही नहीं है, इन्हें बुखार है। मेरे साथ प्लीज इन्हें लेकर चलो। तुम गाड़ी चलाना तो जानती ही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगी। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ या फिर कुछ और? तुम चारों गरीब हो और मैंने तुम्हें जरा सा सपोर्ट क्या कर दिया? तुमने तो मेरा उंगली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ लिया। जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। पता चले कि मेरे साथ निकली और कई हजार का बिल मेरे ही ऊपर बैठा दिया। जाओ, खुद ही जाओ। सौदामिनी से दोनों बहुओं को ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीरजा खामोशी से सौदामिनी के पास से चली आई, क्योंकि वहां सुचित्रा भी थी और सौदामिनी भी बदल गई। वैसे सही कहते हैं लोग कि पैसा रिश्ते भी बदल देता है। हम कौन सा उसकी जेब से कुछ मांग रहे थे, लेकिन चलो छोड़ो। दोनों बहुओं ने ऐसे ही अपने मन को समझा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सुचित्रा, अरे वाह, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। तुझे इन चारों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए बहू, क्योंकि तू खास है और ये चारों तेरे आगे कुछ नहीं। सुचित्रा सौदामिनी के इस कदम से बेहद ही खुश थी। ऐसे ही आज के दिन सभी बैठे हुए खाना खा रहे थे। चारों गरीब बहुएं खाना खिलाने में लगी हुई थी कि तभी सौदामिनी आई और आकर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। ये क्या हरकत है सौदामिनी? तुम जानती हो कि हमारे घर में बहुएं बाद में ही खाती हैं, पहले सभी घर वाले खाते हैं, तो तुम ऐसे टेबल पर आकर क्यों बैठ गई? क्यों? मैं घरवाली नहीं हूँ, मैं खास नहीं हूँ क्या? मेरा जब जैसे दिल करेगा मैं खाऊंगी और कोई मुझे रोकने वाला सूरमा पैदा नहीं हुआ। मैं माँ जी की इकलौती अमीर बहू हूँ। मेरा दर्जा तुम में सबसे ज्यादा खास है, इसीलिए तुम मुझसे मुंह मत चलाया करो। माँ, ये सौदामिनी मेरी पत्नी से कैसे बात कर रही है? रिद्धिमा मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू भी है। सौदामिनी को बोलो कि वो उसकी इज्जत करे। क्यों क्यों बोलूं? सौदामिनी भले ही सबसे छोटी है, लेकिन उसका इस घर में रुतबा सबसे ऊपर है। उसका पति तुम चारों भाइयों में सबसे ज्यादा कमाता है, समझ आया? सुचित्रा की बात सुनकर उसका बड़ा बेटा भी बस चुप सा ही रह गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था।
सुचित्रा सौदामिनी को अपनी जेठानियों के साथ बुरा बनने के लिए खूब सपोर्ट करती थी। ऐसे ही आज के दिन सुचित्रा की तबीयत कुछ सही नहीं थी। उसे तेज बुखार था, साथ ही उसे उल्टियां भी हो रही थीं। सौदामिनी भाभी देखो ना, माँ का पूरा शरीर कितना तेज जल रहा है। इन्हें बुखार है और रात भर में 10 उल्टियां हो गई। आप गाड़ी निकालो, हम लोग माँ को लेकर चलते हैं। क्या क्या बोला तुमने मनीषा? मैं गाड़ी निकालूं? और वो भी अपनी गरीब सी सास के लिए? मजाक मत करो, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ तो नहीं है कि मैं किसी की ड्राइवर बन जाऊं। भाभी, आपको अपनी माँ के लिए ड्राइव करने में ड्राइवर जैसा फील होगा? ऑफ कोर्स होगा। माँ जी की हैसियत मेरे जितनी थोड़ी है जो मुझे कुछ फील ना हो। तुम लोग गरीब हो, इस घर की आधे से ज्यादा जायदाद मेरे पति ने कमाई है और बाकी मैं तुम लोगों का हिस्सा, तो फिर मैं कैसे माँ जी को ड्राइव कर सकती हूँ? माफ करना, आज मेरे कुछ और प्लान से मैं बिजी हूँ, तुम जाओ। यकीन नहीं होता कि आप वही सौदामिनी भाभी हो जिसकी माँ इतनी फिक्र करती थी। आप तो कायर निकली। ठीक कहा तुमने मनीषा, सौदामिनी जैसे आस्तीन के सांप ही सारे परिवार को डस लेते हैं। सौदामिनी, तुमसे माँ जी के लिए ये उम्मीद नहीं थी। मनीषा तुम फिक्र मत करो, अपनी माँ जी की हम 4 बहुएं हैं जो उनकी फिक्र करती हैं। हम ही लेकर जाएंगे माँ जी को डॉक्टर के पास। चारों गरीब बहुएं अपनी सास के लिए खड़ी हुईं और वो सब मिलकर सुचित्रा को एक महंगे अस्पताल लेकर गईं। कुछ ही देर में हजारों रुपए का बिल आ गया, जिसको भरने के लिए रिद्धिमा अपनी चांदी की पायल बेचने की बात करने लगी। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल में सौदामिनी आ गई। क्यों आई है यहाँ? किसके लिए आई है? तुझे तो मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है अमीर लड़की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ जी कि मुझे आपसे हमदर्दी नहीं है। रिद्धिमा भाभी, आपको अपनी पायल बेचने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल पे कर दिया है। लेकिन क्यों? हम लोग तो गरीब थे ना। फिर मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो कुछ भी 1-2 दिन पहले या आज किया वो सब माँ जी को समझाने के लिए था कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता। जिसके अंदर इंसानियत है वो इंसान खास और अच्छा है। जब मैंने आपसे रूखा बर्ताव किया तब माँ जी खुश हुई, लेकिन जब मैंने उनसे रूखा बर्ताव किया तो उन्हें बुरा लगा। और उनकी मदद फिर आपने की, जिससे माँ को समझ आया होगा कि उनके काम गरीब बहुएं आई, ना कि पैसे वाली। मेरे इस कदम से माँ जी को आपकी इंसानियत नजर आई, जो कि किसी और तरीके से शायद उन्हें ना आ पाती। आपकी अच्छाई को दिखाने को मुझे बुरा बनना पड़ा। माँ जी, अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया ना? बिल्कुल बहू, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आज से ही मेरी 5 बहुएं मेरे लिए एक बराबर है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी सौदामिनी। बिल्कुल भाभी। सौदामिनी के इस कदम से सुचित्रा और मनीषा को अच्छी सीख मिली। वहीं गरीब बहुओं को भी दर्जा मिल गया जिसकी वो हकदार थीं। चारों गरीब बहुएं सौदामिनी से लिपट गईं। जब सुचित्रा घर आई तो 5 बहुओं ने मिलकर उसका ख्याल रखा और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।